हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये जो लेक्चर है वो मुख्य रूप से एंशिएंट इंडिया का है। ठीक है, ये एक मास्टर वीडियो है और इस वीडियो में मुख्य रूप से जो फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सब फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा समझाते जाएंगे, उस जो टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी डायमेंशन हैं सबको कवर अप किए जाएंगे और कवर अप करके इसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, इन डेप्थ जाने की कोशिश हम नहीं किए हैं, एक रैपिड रिवीजन सीरीज है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्राचीन भारत का ही इन डेप्थ सीरीज भी लेके आएंगे। इन डेप्थ सीरीज का मतलब हुआ कि टॉपिक वाइज हम उसका एनालिसिस करेंगे और टॉपिक वाइज एनालिसिस करने के बाद उसका इन डेप्थ भी एनालिसिस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो इंटीरियर क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे। अभी मैं एक थ्रूली कवर अप कर रहा हूं इस पॉइंट को, इस चैप्टर को, एंशिएंट इंडिया के पूरे पार्ट को मैं एक थ्रूली, ताकि आपको एक पूरा बैकग्राउंड पता चल जाए, जिससे कि जो नए स्टूडेंट हैं और पुराने स्टूडेंट हैं सबको क्या कर दे कि ये एक एनालिसिस उसको प्राप्त हो जाए कि वो कैसे स्टडी करेंगे, कौन से लेवल से होकर के उनको जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल है ना, प्राग ऐतिहासिक काल का पार्ट है, 3 पार्ट में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं पहले वो समझिए। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है ना। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, तो मिट्टी के कुछ बर्तन मिल गए, गुफा में कुछ चीज लिखा हुआ मिल गया चित्रात्मक पार्ट में, या गुफा बनाया हुआ हथियार कुछ मिल गया, इसको कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही आधारित है, इसका कोई रिटेन जो फॉर्म है वो नहीं मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां लोग लिखना पढ़ना सीखना नहीं जानते थे, है ना, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यही कारण है कि लिखित कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है। हाँ, पर गुफा बनाने जानते थे, है ना, पत्थरों से हथियार बनाना जानते थे। यही इन्हीं सब चीजों से हमको जो डाटा मिलता है, साक्ष्य मिलता है, इसी टाइम पीरियड को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और ये जो काल था वो इसमें मानव जीवन जो था वो उपकरणों पे आधारित था। कैसे उपकरण? पाषाण उपकरण, मतलब पत्थरों के बने उपकरण से पर आधारित था, जिस कारण से इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, अब आगे आते हैं। पाषाण काल हो गया प्राग ऐतिहासिक काल को। अब पूर्व पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड कब से कब है, तो 35,000 से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूर्व पाषाण काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल में मुख्य रूप से देखा जाए तो ये भारत की सबसे प्राचीन या पाषाणकालीन संस्कृति, जो ध्यान रखिएगा ज्यादातर पार्ट जो है भारत का पाकिस्तान या भारत का जो पश्चिमी पार्ट है, जो हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, और उधर फिर पाकिस्तान का जो पार्ट है रावलपिंडी, उधर का पार्ट को इंक्लूड करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो सोहन नदी घाटी है, ये ध्यान रखिएगा रावलपिंडी के नजदीक पड़ता है, वहां से प्राप्त हुआ है पाषाणकालीन संस्कृति। ये सबसे प्राचीन संस्कृति है और इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इस समय का जो मानव था वो कैसा था? खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब होता है इसका जीवन, खानाबदोश का मतलब होता है नोमैडिक लाइफ जो स्पेंड करता था। नोमैडिक का मतलब होता है जो घूम फिर करके भटक करके अपने जिंदगी या जीवन यापन करता है ना, उसको खानाबदोश कहा जाता है। ठीक है, अब तक की जिंदगी जब बिता रहा है, खानाबदोश है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कच्चा मांस खाएगा, वन क्षेत्र से जो मिलेगा उसको फल कंदमूल उसको वो यूज करेगा खाने में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसी काल में अग्नि का भी आविष्कार हो गया था। ठीक है, और मानव जो था वो कहाँ रहता था? पेड़ के नीचे और गुफाओं में। देखिए, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये जो है वो एक रैपिड रिवीजन सीरीज है। ये ऊपर जो डेटा है ना उसको मैं इसमें इंक्लूड किया हूं ताकि आपको एक रास्ता पता चल जाए कि आप इसमें आपको इस लाइन में जाना कहां तक है और किस तरह से जाना है। इसके बाद एक और सीरीज आएगा, इन डेप्थ सीरीज, जिसमें टॉपिक वाइज और टॉपिक के अंदर के जितने भी फैक्ट्स हैं सबको मैं इंक्लूड करूंगा। अभी बस आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि इस रास्ते में आपको कैसे जाना है। एक ट्रैक आपको मिल जाएगा और उस ट्रैक पे आपको
ट्रैवल करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रैक को प्रॉपर पहले से जान जाएंगे तो आपका गाड़ी का जो स्पीड है ना नेक्स्ट टाइम, सिंपल सा फंडा है, वो क्या होगा, स्पीड रहेगा। जैसे जिस रास्ते को हम अक्सर ट्रैवल करते हैं उस रास्ते में हमारा जो गाड़ी का स्पीड है वो क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि कहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। अगर आपको ये पता हो गया कि रास्ता कैसा है और किस तरह से चलना है, तो आपका जो अगला बार होगा स्पीड, वो क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा अभी की तुलना में। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोशिश ना करेंगे कि इतना सारा डाटा सफिशिएंट है या इससे ज़्यादा भी लगेगा। तो पहला जो सीरीज है मेरा, जो हॉट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो अक्सर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, उसी को मैं इंक्लूड किया हूं। इसके अलावे इन डेप्थ सीरीज भी आएगा इसके बाद का लेक्चर में, जिसमें क्या होगा कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब का है, तो 10,000 से लेकर के 5,000 ईस्वी पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, और इस मध्यकाल पाषाण काल में क्या है, तो पहिए का खोज हो जाएगा। ठीक है, कृषि की जाएगी, थोड़े बहुत लोग उस समय क्या हो जाएंगे, स्टेबल होकर के जीने की कोशिश करेंगे, मतलब सामूहिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर शिकार की बढ़ती आवश्यकता के लिए तीर का विकास किया जाएगा, है ना, सामूहिकता की भावना भी आ जाएगी, इसीलिए बताया है ना कि यहाँ सामूहिकता आ जाएगी, और इसका विकास मध्य पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल माना जाता है। और यहाँ पर कृषि, यहाँ पूरी अच्छी तरीके से नवपाषाण काल में मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और नवपाषाण काल आते आते क्या हो गया, लोग स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए थे। कृषि कर रहे हैं तो कृषि करेंगे तो थोड़े ना वो नोमैडिक लाइफ जिएंगे कि एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे हैं, नहीं, वो नहीं किया जाएगा, बल्कि अब वो कृषि कर रहे हैं तो स्टेबल होकर के रहेंगे। अब घर निर्माण कर रहे हैं तो एक जगह ही लोग रहने लगेगा, बर्तन का प्रयोग करेगा, है ना। पहले क्या करता था, कंदमूल खा रहा है, पका नहीं पा रहा है कोई स्पेसिफिक बर्तन में, अब बर्तन का प्रयोग कर रहा है तो बर्तन में पकाएगा। इसके अलावे पहिए का उपयोग भी इसमें क्या करना शुरू कर देगा। ठीक है, और औजारों को पॉलिश करेगा। ठीक है, ताकि चमक बनी रहे और शिकार अच्छे से हो। ठीक है, आगे आते हैं। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नवपाषाण काल में पशुपालन भी बढ़ जाता है। ठीक है, और पशुपालन के साथ साथ जब पशुपालन होने लगेगा तो कृषि कार्य भी इसमें किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहिया का जो आविष्कार है वो इसी काल में होता है, नवपाषाण काल में ही। ठीक है, पहिया का आविष्कार। अब आगे आते हैं। देखिए, इतना में मेरा पूरा प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो गया, लेकिन जब इन डेप्थ सीरीज आ जाएगा उसमें आपको इससे ज़्यादा डाटा को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अभी मैं इसको सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर ट्रैक दे रहा हूँ। इस ट्रैक को पहले एक बार जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो सीरीज आएगा उसमें इन डेप्थ में बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा और उसके सारे डायमेंशंस को कवर अप करूंगा। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए परेशान मत होइएगा कि इतना कम डाटा से कैसे काम चलेगा, नहीं, मैं वो डाटा लेके आया हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो खुदाई हुआ था ना हड़प्पा साइट से हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और इसका जो सबसे प्रथम उत्खनन है वो पश्चिमी पंजाब, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, और ये है रावी नदी का तट, इसी पर हड़प्पा का क्या किया गया था, खुदाई, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो सिंधु घाटी का इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा, वहां पे इसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, अब आगे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तो 2300 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल। कौन कौन सा स्थल है, तो सबसे पहले पार्ट में हम बांटेंगे कि पाकिस्तान में जो स्थल है वो कौन कौन है। तो हड़प्पा का
जो पार्ट है वो पंजाब प्रांत पड़ता है पाकिस्तान वाला, और इसकी खोज करता थे दयाराम साहनी, ये 1921 में खोजा गया था। दूसरा जो है वो मोहनजोदड़ो, ये भी राखलदास बनर्जी के द्वारा और 1922 में इसकी खोज की गई थी। सुत कांगेडोर है ना, ये बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, आर्थर स्टाइन के द्वारा इसको खोज किया गया था, है ना, ये भी 1927 में किया गया था। इसके अलावा चांद हुदड़ो एमजी मजूमदार के द्वारा 1932 में, और कोटदीजी ये के धुरे के द्वारा या अहमद खान के द्वारा, दोनों मिलकर के किए थे। ये टोटल 5 इंपॉर्टेंट साइट जो है वो कहाँ पर है स्थित, तो पाकिस्तान में। कौन कौन, हड़प्पा पंजाब प्रांत, दयाराम साहनी 1921, पहला वाला का याद रखिएगा वर्ष भी, एक्चुअली ना पहला वाला का पूछा है वर्ष भी, इसीलिए मैं इसको एक बार रिपीट करके ये भी बता दे रहा हूँ कि 1921 ध्यान rखिएगा कि सबसे पहला जो खोजा गया था। बाकी का ईस्वी अगर याद नहीं भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला वाला का याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी 1921। दूसरा मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत राखलदास बनर्जी। सुत कांगडोर बलूचिस्तान प्रांत आर्थर स्टाइन के द्वारा। चंद हुदड़ो सिंध प्रांत एमजी मजूमदार के द्वारा, ठीक है। और कोटदीजी ये के धुरे और अहमद खान के द्वारा, ये भी सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो क्या है, तो हमारा है भारत में कौन कौन सो, तो एक रंगपुर है, रंगपुर MS वत्स के द्वारा 1937 में खोजा गया था, जो अहमदाबाद में पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात। फिर है कालीबंगा गंगानगर में, ठीक है, गंगानगर कालीबंगा ये पड़ेगा गंगानगर क्षेत्र में, कालीबंगा का जो पार्ट है, और इसकी खोज की गई थी एक घोष के द्वारा, ठीक है। आगे आते हैं, ये रोपड़, रोपड़ हमारा है पंजाब प्रांत में, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। लोथल अहमदाबाद में, ये SR राव के द्वारा खोजा गया था। इसके अलावे सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा जो है वो जगपति जोशी के द्वारा 1964 में किया गया था। बनवाली ये रणधीर बिष्ट के द्वारा, और धौलावीरा ये कच्छ क्षेत्र में, ठीक है, रणधीर बिष्ट और जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। देखिए यहाँ पे सवाल कैसे बनेंगे वो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। पाकिस्तान में कौन कौन सा पार्ट था वो तो आपको मैं बता दिया। इसके अलावा भारत का कौन कौन सा एरिया कौन कौन से प्रांत में पड़ता है ये सवाल बनता है ना, और खोजकर्ता कौन थे ये वाला बात ध्यान रखिएगा। रोपड़ पंजाब, लोथल अहमदाबाद, सुरकोटदा कच्छ, बनावली हिसार क्षेत्र में, और धौलावीरा ये कच्छ क्षेत्र में, ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है पॉइंट है वो मेरा सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज़्यादातर स्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है। भारत को जब भारत का जो उत्तर पश्चिम का इलाका है ना, जैसे गुजरात का कच्छ हो गया, इसके अलावा राजस्थान है ना, इसके अलावा पंजाब है, हरियाणा में भी कुछ कुछ पार्ट, उत्तर प्रदेश का थोड़ा बहुत पार्ट में, बाकी पाकिस्तान में तो पड़ता ही है, तो इन दोनों देशों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों को स्टुअर्ट पिगट महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा था कि सभ्यता की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा किया है, या इन्होंने कहा है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, और टोटल इसकी जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजाकार आकार, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, भारत का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। दक्षिण में नर्मदा नदी का मुहाना, इसके अलावा जो पूर्व का पार्ट है वो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, और एक मकरान तट है पश्चिम में जो पाकिस्तान में पड़ता है, इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा नदी का मुहाना, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिम में कहां पर, मकरान तट तक। ये पूरा का पूरा एक्सटेंशन है, फैलाव है, विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो निर्माता थे ना वो द्रविड़ियन थे, और यही कारण है कि ये जो एक ऐसी भाषा प्रयुक्त करते थे ना सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा, जो पढ़ी नहीं गई है, भाव चित्रात्मक है ना। ध्यान रखिएगा। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन का मतलब होता है कांसे का आविष्कार उस समय हो गया था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो कांसे से अवेयर थे, लोहा नहीं मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो यहाँ का एक इंपॉर्टेंट साइट है, इसका नाम
मृतकों का टीला। इसका जो अर्थ होता है ना मोहनजोदड़ो का, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा साइट है वो मोहनजोदड़ो है। और ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो बिल्डिंग मिला है जिसको भवन कहते हैं वो स्नानागार है। और स्नानागार जो है वो इस मोहनजोदड़ो के पास ही मिला है। ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा शहरों में सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ के लोग जो थे वो अति विकसित थे उस समय, अपने समय के अति विकसित इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि वहाँ पे रोड, ड्रेनेज, ये सब का विकास हो चुका था। पकी हुई ईंटों तक का भी इन लोगों ने प्रयोग किया था। सोच लो कि आज हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें यूज करते हैं पकी हुई ईंटें, है ना। और उस समय के लोग भी पकी हुई ईंटें बनाते थे। ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रांग था, शहर में पानी नहीं जमा होता है। आज के डेट में देखिए तो दिल्ली जैसे शहर में जब पानी गिरता है ना, बरसात होती है तो पूरा का पूरा जो एरिया है, रोड है, वो भर जाता है पानियों से, है ना। तो उस समय का ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि वहां पे उस तरह का सीन नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में देखिए ऐसा सीन हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? कृषि प्रधान। ये भी इंपॉर्टेंट है, कृषि से लोग जुड़े हुए थे सबसे ज्यादा। इसके अलावा यहाँ पर व्यापार जो था वो सिंधु घाटी क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका जो विस्तार था व्यापार के माध्यम से ये जुड़ा हुआ था मिस्र का सभ्यता से, मेसोपोटामिया का सभ्यता से, है ना। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो वर्तमान समय में इराक का जो क्षेत्र पड़ता है ना, ईरान इराक का, वहाँ का क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते थे। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता, इन दोनों के क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य होता था। ध्यान रखिएगा कि यहाँ के लोग सूती और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। और यहाँ के लोग जो थे वो कला और संस्कृति में विशेष अभिरुचि रखते थे। और यहाँ पे कलाकृति में मुख्य रूप से मुहर था। और मुहर का कलाकृति सबसे ज़्यादा इसलिए सर्वोत्तम था कि लगभग 2000 से ज़्यादा यहाँ पर मुहरें प्राप्त हो गई है। यहाँ के लोग जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, और धार्मिक उत्सव समारोह धूमधाम से मनाते थे। इसका एक यहाँ इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट कि सभ्यता का जो बंदरगाह था जो लोथल पड़ता है वो अहमदाबाद के निकट है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी प्रागैतिहासिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दो पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के टाइम पीरियड को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। और ध्यान रखिएगा इसमें से मुख्य स्रोत जो है जानकारी का वैदिक सभ्यता का वो वेद है, 4 वेद हैं। और ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक काल को ही वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसलिए वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें वेद की रचना की गई थी, है ना, 4 वेद की रचना की गई थी। ध्यान रखिएगा कि वैदिक संस्कृति के निर्माता जो थे वो आर्य थे। ठीक है, और इनका जो आगमन था वो 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था और ये बाहर से आए थे। इनका जो मूल निवास है इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। और अलग अलग विद्वान जो हैं इस जो मूल स्थान इनका है आर्यों का, उसके संबंध में अलग अलग कंसेप्ट दिया गया। जैसे भारत में मध्य प्रदेश से आए थे आर्य लोग, ये इसका कहना है किसका? डॉक्टर राजबली पांडे का। कश्मीर में एडी कल्ला और सप्त सिंधु प्रदेश में एस.सी. दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, इनके द्वारा। तो ये भारत का जो कंसेप्ट है इन तीनों प्रतिपादक को ध्यान में रखेगा। तिब्बत से आए थे, ये कौन बताए थे? दयानंद सरस्वती। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्यन, ये कौन बताए थे? बाल गंगाधर तिलक। एक्चुअली ना ये उत्तरी ध्रुव और तिब्बत वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एशिया मध्य एशिया से आए थे तो ये मैक्स म्यूलर थे, इनका कंसेप्ट है। और एक ब्रेंड स्टोन है स्कॉलर, इन्होंने बताया था कि किर्गिज के मैदान से आए हुए थे। जो आर्यन थे ना वो कहाँ से आए थे? किर्गिज के मैदान से। इसके अलावा हंगरी से आए थे, कौन बोले थे? ग्राइल के द्वारा। और जर्मनी से आए थे, प्रोपर पेंका के द्वारा बोला गया था। और दक्षिणी रूस से आए थे, गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग के द्वारा बोला गया था। आगे आते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो था ना ऊपर में तिब्बत वाला ध्यान रखिएगा, है ना, और नॉर्थ पोल के द्वारा ध्यान रखिएगा क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती बोले थे कि तिब्बत से आया है आर्यन लोग, और बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि नॉर्थ पोल से आए, है ना। आगे आते हैं। अधिकांश विद्वान जो थे ना वो मैक्स मूलर के बातों पे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रखते हैं
रीजन क्या है कि ये जो आर्यन थे वो मध्य एशिया के निवासी हैं। वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4, ध्यान रखिएगा। और ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ है। इन्हें ईश्वर द्वारा रचित माना जाता है, ठीक है, ईश्वर के द्वारा रचित माना जाता है। और टोटल 4 वेद मैं बताया हूं कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद और आयुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक काल में इन सब का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद आर्यों के द्वारा रचना की गई थी। और ध्यान रखिएगा एक और चीज कि ये मानव जाति का सबसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को। और यही कारण है कि ऋग्वेद जो था, जिस काल में लिखा गया, उस पूरे काल को ही ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद ही आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ऋग्वेद में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ है। और अस्तो मा सद्गमय वाक्य भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। ऋग्वेद से 2 बात ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र, ठीक है, और अस्तो मा सद्गमय, ये वाक्य भी कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऋग्वैदिक काल जो था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक, यानी पुरुष प्रधान था समाज। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब कि जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो पितृसत्तात्मक में पुरुष ही प्रधान होता है, मुखिया होता है, यानी कि पिता का संपत्ति जो है वो बेटों में दिया जाता है। अभी जैसे हम लोग के यहाँ पे वही चल रहा है पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक में माता को ट्रांसफर होता है ना। और उसमें शादी जो है ना वो उल्टा होता है। कैसे बताते हैं? जैसे आज हम लोग शादी करते हैं तो लड़का का शादी जो है वो अपने घर में ही रहता है और लड़की को दूसरे घर से लाया जाता है, ये पितृसत्तात्मक में। लेकिन जब मातृसत्तात्मक होगा ना तो लड़का का शादी जो है वो लड़की के यहाँ ले जा करके शादी किया जाता है, यानी कि उसमें इंपॉर्टेंस किसका दिया जाता है? महिलाओं को, ध्यान रखिएगा। और महिलाओं को मातृसत्तात्मक में महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही सुदृढ़ है। और इसे है कि डोरी सिस्टम का भी विकास नहीं होगा। हालांकि हो सकता है कि उसमें भी लगे कि पुरुष से अब क्या किया जाएगा? दहेज लिया जाएगा औरत को शादी करने को लेकर के, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और टोटल बोला जाता है कि आर्य का जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। मतलब कि वर्णों का वर्ण व्यवस्था भी की गई थी। और ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो कबीलाई व्यवस्था थी, कबीलाई व्यवस्था थी ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। और इस काल में जो सर्वप्रमुख नदी थी वो कौन थी? सिंधु नदी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी विकास इसी नदी के किनारे हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में इस सिंधु नदी का क्या है? कई बार उल्लेख मिलता है, कई बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में इंडस रिवर का या सिंधु नदी का। इसके अलावा गंगा नदी का 1 बार इसका मिला उल्लेख और यमुना नदी का 3 बार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो इंद्र थे। और इंद्र को वर्षा का और युद्ध का देवता माना जाता था। यानी वर्षा करवाना ना, इंद्र भगवान को पूछ लीजिए, बुला लीजिए, है ना, वर्षा पूरा करवा देंगे और युद्ध भी करवा देंगे, ठीक है। इंद्र भगवान के बाद जो था दूसरा स्थान देवताओं में वो अग्नि का था। ऑब्वियस सी बात है, आग लगा देंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक काल जो था वो सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था और संयुक्त प्रथा परिवार प्रथा थी यहाँ पे। देखिए अब इसका थोड़ा सा आप समझिए। सती प्रथा का मतलब क्या होता था ना कि जो हस्बैंड है वो अगर डेथ करता है तो उसकी वाइफ को जीते जी उसकी चिता के साथ अग्नि में सती होना पड़ता था। इसको सती प्रथा कहते थे, जो बाद में अंग्रेज जब आए थे तो विलियम बेंटिक के द्वारा और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको क्या किया गया था? एबॉलिश किया गया था, खत्म किया गया था। और ध्यान रखिएगा एक और बात कि यहाँ पे संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन था, ठीक है। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसको कहते हैं लैटर वैदिक पीरियड, है ना। ये 1000 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक के टाइम पीरियड को कहा जाता है। और ये जो कालखंड है
इसको उत्तर वैदिक काल, कब से 1000 से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य जो ग्रंथ थे, है ना, ग्रंथ नहीं वेदास तो थे 3 अन्य, उनकी रचना की गई थी ऋग्वेद को छोड़ करके, ठीक है। और उपनिषदों की भी रचना जो है वो लैटर वैदिक पीरियड में किया गया था। नेक्स्ट जो था अन्य 3 वेद जो थे वो कौन कौन थे, जिनकी रचना जो है वो लैटर वैदिक पीरियड में हुआ था, यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों का रचना जो है उत्तर वैदिक काल में, जो 1000 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक के टाइम पीरियड में लिखा गया था। इसके अलावा उपनिषदों की भी रचना इसी पीरियड में की गई थी, और ऋग्वेद को सिर्फ और सिर्फ वैदिक पीरियड में किया गया था रचना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जो सामवेद है ना वो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, और इसमें लगभग माना जाता है कि 1810 मंत्र हैं, और ये संगीतबद्ध है। सामवेद संगीतबद्ध है, ध्यान रखिएगा, मतलब कि गेय है, गाने योग्य है। और इसमें प्रथम संगीत की पुस्तक भी इसको कहा जाता है, विश्व की, सामवेद को विश्व की सबसे प्रथम, सारेगामापा है ना वो इसी में इंक्लूड किया गया था, ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद का संबंध जो है वो 2000 मंत्र इससे भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पे आयुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ से संबंधित मंत्र, यज्ञ से संबंधित मंत्र आयुर्वेद। और सामवेद क्या बताएं, संगीत से संबंधित, ठीक है। और अथर्ववेद जो है वो वैदिक संस्कृतियों के अतिरिक्त इन सब चीज़ों में, जैसे कि चिकित्सा, है ना, इन सब चीज़ों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया अथर्ववेद में, ठीक है। आगे देखते हैं, वेदों को लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो महर्षि वेद व्यास को जाता है, यानी कि वेद की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी। वहीं उपनिषदों की जो रचना थी वो जो गुरु थे उनके सामने बैठ करके और उसकी रचना की जाती थी। हालांकि इसका अर्थ है, उपनिषदों का अर्थ क्या है कि ऐसी रचना या ऐसी विद्या जो गुरु के समीप बैठ करके सीखी जाती है, उसको उपनिषद कहते हैं, है ना। उपनिषदों में ध्यान रखिएगा गुरु और शिष्य के मध्य में प्रश्न उत्तर के माध्यम से क्या किया गया था, रचना किया गया था। और प्रमुख उस उपनिषद कौन सा है, एक मुंडको उपनिषद, ठीक है। और उपनिषद का ही एक मंत्र है, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो लिया गया है। उपनिषद टोटल कितने हैं, 108, लेकिन अगर प्रमाणिक बोला जाए तो केवल 12 ही उपनिषद है ना। और इसके अलावा देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में मनुष्य का जो जीवन था वो आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित था, ठीक है। और मनुष्य का जो आयु था वो उसको 100 वर्ष माना जाता था। सोचिए कि उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 100 साल जिंदा रहता था। 100 साल क्या, 100 साल से ज़्यादा तक भी लोग जिंदा रहे हैं। हमारे नोन में कुछ लोग थे जो 110 साल प्लस जिए हैं, ठीक है। और उसको 4 भाग में बांटा गया था, इसको आश्रम भी कहते थे, ठीक है। आगे आते हैं, 4 आश्रम है, ठीक है। 4 आश्रम में मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका बंटवारा किया गया कि कौन सा आश्रम कब से कब तक रहेगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है 25 वर्ष तक की आयु का जो टाइम पीरियड है वो ब्रह्मचर्य है ना, जिसमें शिष्य के रूप में अध्ययन किया जाता था। दूसरा था गृहस्थ, तो 25 वर्ष से अधिक से लेकर के 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है वो गृहस्थ है, मतलब इसमें आप शादी भी करेगा और गृहस्थ जीवन बिताएगा, ठीक है, अपने फैमिली के साथ। विवाहित व पारिवारिक जीवन का कार्य। और तीसरा वानप्रस्थ, 50 से लेकर 75 साल तक का। इसमें क्या करेगा वो, आत्मचिंतन और सामाजिक उत्थान से संबंधित बातों को वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा, या उसको जाके दिमाग में रखेगा। और सबसे अंतिम है संन्यास। इसमें 75 वर्ष के बाद का जो टाइम पीरियड है ना, 25 साल, ये क्या करेगा, वो समाज से दूर रहेगा, सब कुछ त्याग देगा और सिर्फ भगवान का नाम लेगा, क्योंकि लास्ट में अब उनको जाना है ना, तो भगवान का नाम लेना है। ये टोटल 4 पार्ट में बांट दिया गया था पूरा जिंदगी को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 100 साल माना गया था, 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, इसके अलावा 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और अंतिम में 75 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक क्या रहेगा, वो संन्यास जिंदगी बिताएगा, सिर्फ भगवान भक्ति से, समाज से दूर हो जाएगा। वो माया मोह तृष्णा इस समय तक खत्म कर लेना है। आगे देखते हैं,
उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का स्थान जो था सर्वश्रेष्ठ था, ये भी याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल में जहां स्त्रियों को समान सम्मान प्राप्त था, वहीं उत्तर वैदिक काल में अब स्त्रियों को निम्न दर्जा मिलने लगा था। ध्यान रखिएगा ये। ऋग वैदिक काल में स्त्रियां अच्छी जिंदगी बिताती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी जो स्थिति थी उसमें गिरावट आने लगे। ठीक है, गिरावट आने लगेगा स्त्रियों के जिंदगी में। धार्मिक आंदोलन, ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट धार्मिक आंदोलन चलेंगे। एक है बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्धा के द्वारा प्रतिपादित है और स्थापित है, और एक जैन धर्म जो महावीर के द्वारा प्रतिपादित है। ध्यान रखिएगा, धार्मिक आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसके पीछे कुछ रीजन है, वो मैं बताता हूं। तो वैदिक काल का अंतिम जो चरण था ना, उसमें बहुत सारी रूढ़ियां आ गई थी, कठोरता आ गया था और कर्मकांड का प्रधानता देखी गई थी। इससे लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब बहुत ज्यादा आप यज्ञ करने लगे, पूजा पाठ करने लगेंगे, तो क्या होगा, आपका जीवन यापन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे आप मंगल को ये नहीं करना है, मंगल को भगवान को पूजा करना है, फिर बुधवार को ये करना है, बृहस्पतिवार को ये करना है, ये कर्मकांड है। और इस कर्मकांडों से यहाँ के लोग जो थे ना, वो असंतोष इनमें उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि इस कर्मकांडों को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाया गया। और ये धार्मिक आंदोलन जो थे वो क्या हुआ कि दो धर्म को लेकर आया। ठीक है, लगभग 6वीं से लेकर के 5वीं ईस्वी पूर्व तक के आसपास का टाइम पीरियड है जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब बात सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्धा के द्वारा 563 ईस्वी पूर्व में। और इनका जो जन्म था वो 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था नेपाल के तराई में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पर। ठीक है, बचपन का नाम इन गौतम बुद्धा का क्या था, ये अब बनता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, जो वज्जी संघ के शाक्यगण के प्रमुख थे। ठीक है, शुद्धोधन वज्जी संघ के शाक्यगण के प्रमुख थे। और इनकी माता थी कौशल देवी, और ये राजकुमारी थी। ठीक है, सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और गौतम बुद्धा का पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है, और इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। इसीलिए गौतम बुद्धा, या उस समय तो गौतम बुद्धा नाम नहीं था, सिद्धार्थ था, तो बाद में प्रजापति गौतमी जो मौसी थी उनके द्वारा इनका लालन पालन किए जाने के कारण से इनका नाम क्या पड़ गया, गौतम। ठीक है, आगे आते हैं। सिद्धार्थ की युवावस्था में ही से ही सांसारिक कार्यों से मोह नहीं था। देखिए, राजा का बेटा थे, उसके बाद भी इनको जो ये जो जिंदगी था ना, इनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आने लग गया था। मोह माया तृष्णा से थोड़ा दूर होना चाहते थे शुरू से ही, युवावस्था से ही। अब क्या होता है ना कि एक दिन अपने सारथी है चन्ना, और ध्यान रखिएगा उसके साथ भ्रमण पर निकलते हैं, और वहाँ वो 4 चीज़ें देखते हैं। क्या क्या, एक है वृद्ध, एक है रोगी, एक है शव, मतलब शव कहने का मतलब मरा हुआ आदमी, और एक है सन्यासी। 4 चीज़ें जरूर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कौन कौन लोग को देखे थे ये गौतम बुद्धा, एक बूढ़ा आदमी को देखे थे, रोड में चल रहा है शांति से, झुका हुआ है लाठी लेकर के, है ना, दुखी या रोगी कह सकते हैं, बीमार है। ठीक है, तीसरा क्या था कि 4 लोग कंधा पे उठा करके शव को ढोके जा रहा है, मरा हुआ आदमी, और एक है मस्त एकदम मस्त मौला सन्यासी। इन चारों को देखने के बाद उनके मन में क्या हुआ, शांति मिल गया, और उन्होंने वैराग्य उनके अंदर में चालू हो गया। वैराग्य का मतलब होता है देश दुनिया को छोड़ करके क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वैरागी बन गए। और यही कारण था कि 29 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, तो सिद्धार्थ ने रात्रि के समय में घर त्याग दिया। ठीक है, और जो घर त्याग है ना गौतम बुद्धा का, इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 29 वर्ष की आयु में उनकी वाइफ थी और उनका बच्चा था, वो दोनों को छोड़ दिए थे। देखिए, यहाँ पे और डिटेल में जा सकता था, लेकिन मैं इसमें नहीं बताऊंगा, अभी आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल रहा हूँ। इसके बाद वाला फिर लेक्चर आएगा जो इन डेप्थ सीरीज रहेगा कि उनका बेटा का नाम क्या था, उनकी वाइफ का क्या नाम था, ठीक है, ये सब बातें आगे आएंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि अभी मैं एक ट्रैक सिर्फ बना दे रहा हूँ
जिस पे आपको चलना है, ताकि दोबारा जब हम लेके आए तो उस समय आपको हम स्पीड में भगा दें। ठीक है, 180 के स्पीड में चलाएंगे उस समय गाड़ी। आगे आते हैं, सिद्धार्थ जो थे वो 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिन तक जब वो ये करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 49वें दिन जाकर के वो क्या करते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है, निर्वाण कहा जाता है। और उसके बाद से वो क्या हो गए, बुद्ध हो गए। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति के बाद। इसके अलावे जो ज्ञान प्राप्ति थी तो कहाँ हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे जो गया है ना, वहाँ पे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो अपना ये था, सारनाथ के निकट गौतम बुद्ध जो थे वो 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहला जो ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश था वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। ये क्वेश्चन आया है। और इसको क्या कहा जाता है बुद्ध परंपरा में, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। तो गौतम बुद्धा का इनलाइटमेंट प्राप्ति के बाद, मतलब वो क्या कहते हैं, उनको अवेयर होने के बाद जो पहला जो दिए थे उपदेश, उसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। आगे, महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, कुशीनगर में मल्ल राजा थे वहाँ पे, है ना, वहाँ पे मृत्यु होती है। इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो देखिए धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, तो प्रथम उपदेश को, मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में। उसमें उम्र क्या थी, 80 साल थी, है ना। ध्यान रखिएगा, शुकर मांस का भक्षण करने के कारण से मल्लों के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे जब इन डेप्थ वाला आएगा ना तो उसमें मैं बताऊंगा। अभी मैं बस ट्रैक बना रहा हूँ। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि इससे काम चलेगा कि नहीं, इससे अलावे भी हम देंगे आपको, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं आपको एक टोटल जो पूरा का पूरा एक पाथ है ना, वो मैं बस क्लियर करवा रहा हूँ। बौद्ध धर्म का जो संगठन था वो कैसा था, गणतांत्रिक पद्धति पर था। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जो थे, प्रसिद्ध अनुयायी शासक, वो बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक भी हुए थे। जो इंपॉर्टेंट शासक थे कौन कौन थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो हीनयान जो है ना वो एशिया में, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार और जावा जो इंडोनेशिया का जो पार्ट है वहाँ पर है। तो ये सारे हीनयान है। इसके अलावा जो महायान है ना, वो चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यहाँ के लोग जो है वो क्या है, महायान संप्रदाय से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म का। अब देखिए यहाँ भी एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इन डेप्थ बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि हीनयान और महायान में कब बटे, है ना, कहाँ कहाँ। इसमें और भी इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध ये कौन कौन से लोग थे, श्रवण बेलगोला का कुछ क्षेत्र आएगा उसमें भी बताएंगे, पर अभी नहीं, इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर में जो इन डेप्थ सीरीज आएगा। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, पाली भाषा। इसके अलावा देखिए तो बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। बौद्ध संगीति या बौद्ध धर्म से संबंधित जो सभाएं थी वो क्या क्या थी, तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। संगीति का मतलब होता है यहाँ पे मीटिंग करना, जैसे आज के डेट में COP26, COP27 होता है ना, कॉन्फ्रेंस, उसी तरह वहां पे भी कॉन्फ्रेंस होता था जिसको संगीति कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो टोटल 4 संगीति हुआ, और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से वर्ष हुआ, कहां पर हुआ, अध्यक्ष कौन थे और उस समय के शासक कौन थे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको रिपीट 1-2 बार करने के बाद इसको ट्रैक पर ले आइएगा। प्रथम जो संगीति थी ना वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, राजगीर, जिसको आज के डेट में हम राजगीर कहते हैं, है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यपा जो थे अध्यक्ष थे, और शासक जो था वो अजातशत्रु था। बीपीएससी में सवाल इसका बनता ही बनता
है ना। दूसरा जो था ना वो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीति जो था 383 में वैशाली में हुआ था, और अध्यक्ष जो थे वो सबाकामी थे। ठीक है, अध्यक्ष सबाकामी, और शासक कौन था? कालाशोक। तृतीय जो बौद्ध संगीति था वो 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो पाटलिपुत्र है वहां पे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोगलीपुत्र तीस और शासक अशोक। ठीक है, और चतुर्थ जो है वो अक्सर सवाल बनता है, प्रथम शताब्दी में कुंडलवन एक क्षेत्र है कश्मीर का, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और कनिष्क जो थे वो शासक थे। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरा में, अध्यक्ष महाकश्यपा, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में, स्थान था वैशाली। ठीक है, और अध्यक्ष थे सबाकामी और शासक था कालाशोक। तृतीय जो था बौद्ध संगीति वो 250 ईस्वी पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था वो प्रथम शताब्दी में हुआ था, और ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और शासक जो था वो कनिष्क था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बौद्ध धर्म का कंप्लीट हुआ, ध्यान रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट जो और फैक्ट्स हैं इन डेप्थ वाला में आएगा, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं। अगला सीरीज जब आएगा इन डेप्थ वाला उसमें आपको सब मिलेगा, बस आपको अभी ट्रैक दे रहे हैं। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म जो है वो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है इनके जो मुखिया है जैन धर्म के, वो टोटल 24 माने जाते हैं। और जो पहले थे वो कौन थे? ऋषभदेव। और इनको बोला जाता है कि ये वैदिक ऋषि जो थे ना उस समय के समकालीन हैं। टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, और पहले ऋषभदेव हुए। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है ना वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो थे वो महावीर थे। पार्श्वनाथ पारसनाथ पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 24वें जो महावीर थे, है ना, ये अंतिम थे। इसके बाद जो जैन धर्म था, इसके बाद जो जैन धर्म के नाम से जाना जाने लगा, किसके नाम से? महावीर। लास्ट जो वाले थे ना भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के नाम से जाना जाने लगा था। महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पावापुरी बिहार में पड़ता है, वहां से इनका संबंध है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, ये भी घर त्यागेंगे, ये भी राजा का बेटा रहते हैं, मतलब इतना संपन्न रहते ये। वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में महावीर का, और ये 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग करते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा तपस्या करते हैं, गौतम बुद्ध से भी ज़्यादा तपस्या करते हैं। 12 साल तक लगातार तपस्या करेंगे, और 42 वर्ष की आयु में इनकी क्या होगी? ये ऋजुपालिका एक जगह है जाम्बिक ग्राम ने, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। जैन धर्म में 2 संप्रदाय था, दिगंबर और श्वेतांबर, आज भी हैं। जैसे वहाँ पे थे ना बौद्ध धर्म का 2 पार्ट में बटा हुआ था, हीनयान और महायान, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, आपको बस हम अभी ट्रैक दे रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म में भी 2 सभाएं हुई थी। ठीक है, जिसको संगीति कहते हैं। कौन कौन हुआ था वो समझिए। पहला जो संगीति था वो 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे और पाटलिपुत्र में, है ना। दूसरा जो हुआ था वो 512 में, और बल्लभी गुजरात में। 2 बात याद रखिएगा कि इनकी 2 संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म में 4 हुआ था ना, लेकिन जैन धर्म में 2 हुआ। पहली संगीति 300 ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में, और दूसरा संगीति जो था वो 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। अब आते हैं महाजनपद युग। महाजनपद टोटल कितने हुए? 16 महाजनपद हुए थे। महाजनपद का मतलब होता है जनपद से ऊपर। जनपद का मतलब होता है एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसको महाजनपद कहा जाता है। तो बड़ा जो साम्राज्य था उससे संबंधित है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, महान ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, वो बोला जाता है कि उसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का जो अस्तित्व है ना उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और
महाजनपद जो था वो छोटे छोटे राज्यों को महाजनपद कहा जाता था, है ना, जैसा कि अभी बोले कि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा काम करता था। पूरा का पूरा मगध, काशी, पूरा क्षेत्र जो है वो एक महाजनपद में आता था। जनपद से ऊपर महाजनपद, है ना, जन का मतलब लोग। तो टोटल 16 महाजनपद हुए उत्तर भारत में, ठीक है। और इन जनपदों में मुख्य रूप से राजतंत्रात्मक शासन थी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी था। और इसमें सबसे जो शक्तिशाली था वो कौन सा था, कौन सा जनपद था, तो मगध। अब देखिए 16 जनपद कौन कौन थे और 16 जनपद में कौन कौन सी की राजधानी कहाँ थी। जैसे मगध का राजधानी राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, कोसल महाजनपद की राजधानी अयोध्या, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर है, और वज्जी महाजनपद का वैशाली, है ना, और वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, है ना। इसके अलावा पांचाल का काम्पिल्य, कंबोज का राजपुरा, इसके अलावा गांधार का तक्षशिला, वहाँ पे विश्वविद्यालय भी है, मत्स्य का विराटनगर, चेदी का शक्तिमती, और सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पाटन, और अवंती का उज्जैन। ये था क्या, 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल 16 महाजनपद थे, और मगध का राजगृह, काशी का वाराणसी, अंग का चंपा, कोसल का अयोध्या, मल्ल राज का कुशीनगर, वज्जी का वैशाली, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का काम्पिल्य, कंबोज का राजपुरा, गांधार का तक्षशिला, मत्स्य का विराटनगर, चेदी का शक्तिमती, सूरसेन का मथुरा, और अस्मक का पाटन। इसके अलावा लास्ट वाला अवंती का उज्जैन। अब आगे देखते हैं पहला मगध साम्राज्य। ध्यान रखिएगा, अभी बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक या सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही था मगध, है ना। 16 महाजनपदों में मगध अपने भौतिक संसाधनों और श्रेष्ठ शासकों के कारण से उन्नति प्राप्त किया था। ऐसा पर जाके अटैक करेगा, है ना, मगध जनपद वाला। रीजन क्या है, क्योंकि ये शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि सबको जाकर के युद्ध में हराएगा और उसको अपने में मिलाएगा। सबसे पहले मगध जनपद जो था वो क्या है, शक्तिशाली है, और मगध जनपद का जो उदय का जो एक साम्राज्य के रूप में हुआ है इसका, और संपन्न साम्राज्य है, और भारत का प्रथम साम्राज्य इसको माना जाता है मगध को। मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा 544 से 492 ईस्वी पूर्व के समय में हुआ। प्रारंभ होता है बिंबिसार जो गिरिव्रज, जिसको राजगिरा भी कहते हैं, उसको अपना राजधानी बनाया था और मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। यानी कि मगध साम्राज्य का स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा, ठीक है, 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन करेगा। और राजधानी कहाँ बनाएगा, गिरिवर, या गिरिव्रज के अलावा इसका नाम राजगिरा था, ठीक है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, और ध्यान रखिएगा इसकी हत्या जो था ना, वो उसका पुत्र लोग करके, अजातशत्रु जो था उसका पुत्र, उसको मार के उसके बाद राजा बन जाता है, ठीक है। देखिएगा ये जो मगध वाला है ना, सब में बेटा जो है वो बाप को मर्डर करके और उसके बाद राजा बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ज्यादातर बिंबिसार की हत्या के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु बनता है मगध का शासक, और इसको क्या कहा जाता है, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो बौद्ध संगीति था ना, वो राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश के बाद जो था वो शिशुनाग वंश आता है, और मगध पे शासन करता है 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक, ठीक है। शिशुनाग वंश का जो शक्तिशाली शासक था वो कौन था, कालाशोक। शिशुनाग का जो शक्तिशाली शासक है वो कालाशोक है, और ये 344 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक क्या करता है वो, कालाशोक में एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था ना 383 ईस्वी पूर्व में, वो वैशाली के निकट में, ये इसी कालाशोक के शासनकाल में होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कालाशोक का शासनकाल था जो 394 से लेकर के 366। अब जब शिशुनाग वंश के बाद आएगा नंद वंश, ठीक है, नंद वंश 344 से लेकर के 322 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है,
और इसका अंतिम शासक घनानंद होता है। और घनानंद के का टाइम पीरियड में ही 326 ईस्वी में, इसमें 326 ईस्वी पूर्व में कौन आता है? सिकंदर आता है। देखिए आप यहाँ कंफ्यूजन मत करिएगा, नंद वंश का हम शासनकाल बोल रहे हैं 342 से लेकर के 322 ईस्वी पूर्व तक, और 326 आ रहा है, तो ये कंफ्यूज मत करिएगा, ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, 326 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि 300 पहले 26 आया होगा, फिर 25 आया होगा, फिर 24 आया, फिर 23 आया और फिर 22 आया। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। बीसी की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। इसीलिए नंद वंश के शासन काल में मगध साम्राज्य की शक्ति जो थी वो बहुत वृद्धि हुई थी, और घनानंद जो था वो बहुत ही अहंकारी और प्रजा का हितैषी नहीं था। घनानंद, ध्यान रखिएगा, यही घनानंद है ना जो वो अपमानित करता है। देखो आगे है, घनानंद को ने पटलिपुत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य, जिसको क्या कहा जाता है, कौटिल्य भी, और इनको अपमान करता है घनानंद अहंकार के कारण, ईगो के कारण। और इसी के कारण से अपना शिखा को क्या करते हैं ना, बंधा हुआ रहता है, वो खोल देते हैं। शिखा को, शिखा से संबंधित कुछ है, एग्जैक्टली अभी नहीं मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। क्या करते हैं ना, वो जब उनको ये किया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो बोलते हैं कि अब मैं आप ये करके, इसका अंत करके ही, पतन करवा करके ही मानेंगे। और उसके बाद क्या होता है ना कि दिया नहीं गया ना, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। थोड़ा सा आप आगे आएंगे, भारत में विदेशी आक्रमण, आप देखिए सिकंदर का आक्रमण होता है ना, जैसा कि अभी हम बताएं धनानंद के समय में ही। तो सिकंदर का आक्रमण, विदेशी आक्रमण में सबसे पहले सिकंदर का आक्रमण देखिए। तो भारत का पर जो पहला विदेशी आक्रमण था वो 516 ईस्वी पूर्व में होता है। ईरान जो है फारस के निकट पड़ता है, फारस जो है वो ईरान के निकट पड़ता है। वहाँ का जो शासक था फारस का, वो डेरियस था। डेरियस जो था ना, वो सिंधु नदी के पश्चिमी तट, अब सिंधु नदी और उसका पश्चिमी क्षेत्र क्या होगा, पाकिस्तान वाला पार्ट में, वहाँ पर जीत करके अधिकार अपना कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो मकदूनिया का शासक था अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, ये ध्यान रखिएगा। विश्व विजय का महत्वाकांक्षा को लेकर के चलता है और 326 ईस्वी में भारत पे अटैक करता है। उस समय भारत पर किसका शासन रहता है, धनानंद का। और यही बात को लेकर के जाते हैं चाणक्य किसके पास, घनानंद के पास। और घनानंद जो था ना, अपना लाविश लाइफ में क्या है, मस्त रहता है। इसको देख करके उनको गुस्सा आता है और वहाँ पे ऊपर से अपमान भी कर दिया जाता है कौटिल्य को, और इसी से क्रोधित होकर के और बोलते हैं कि अब इसका पतन करके ही मानेंगे। सिकंदर का जो आक्रमण था उस समय उत्तर पश्चिमी भारत के जो छोटे छोटे राज्य था विभाजित था, अलग अलग पार्टों में बटा हुआ था, जिसके कारण से क्या होता है, अटैक करता है और जीत भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम सिकंदर का सामना तक्षशिला के शासक, तक्षशिला जो है ना पाकिस्तान में पड़ता है। तो अभी क्या बोले हम कि भारत का जो उत्तर पश्चिम का इलाका पाकिस्तान वाला, तक्षशिला उधर ही पड़ता है, वहाँ पे एक विश्वविद्यालय भी है, वहाँ आम्भी से हुआ था, वहाँ का शासक था आम्भी, उससे हुआ था। और खतरनाक शासक था ना ये सिकंदर, ठीक है, विश्व विजेता बनने के लिए चला था। तो इतना खतरनाक युद्ध करता है कि अधीनता स्वीकार करना पड़ जाता है। ठीक है, सिकंदर जो था वो ध्यान रखिएगा कि पोरस, ठीक है, जिसको पुरु भी कहते हैं, पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर युद्ध करता है। और इस युद्ध का नाम है हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस का युद्ध जो है वो सिकंदर के बीच और पोरस के बीच लड़ा जाता है, और भारतीय शासक जो था पोरस या पुरु, इसकी हार हो जाती है। लेकिन पता है कि उस युद्ध में क्या होता है ना कि पोरस लड़ता है, अधीनता स्वीकार नहीं कर लेता है, युद्ध करता है। अब युद्ध करता है ना, तो इसका जो ये बहादुरी है उसको देख करके सिकंदर जो है खुश होता है, बोलता है कि भाई तुम तो युद्ध लड़े, तुम्हारा जो ये है डेयरिंग है उसको काबिले तारीफ है, जिसके कारण से उसका शासन को, उसका राज्य को वापस कर देता है सिकंदर। अब सिकंदर जो है उसका जो सेना है इतना थक जाती है ना, यहाँ आकर के 326 में जब यहाँ पे अटैक करता है तो परेशान हो जाता है उसका सेना, इतना युद्ध करता है। तो ब्यास नदी को ना आगे पार करने से ये मना कर देता है। यही कारण है कि भारत में विजय अभियान को वो रोक देता है, क्योंकि सेना जब एग्री नहीं कर रही तो युद्ध किसके साथ लड़ेगा, अकेले मरा जाता वो। तो विश्व विजेता का सपना उसका वहाँ से अधूरा रह जाता है। और ध्यान रखिएगा 19 महीने तक रहा था भारत के बॉर्डर पे,
घुसा नहीं अंदर, क्योंकि वहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो नदी थी ना ब्यास रिवर, उसके कारण से हम भारत में एंट्री नहीं मारता है, क्योंकि सेना भी थक जाती है और ब्यास नदी भी परेशान कर देता है इसको। 19 महीना के बाद क्या होता है ना कि सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर छत्रप की नियुक्ति करता है, एक बात और याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, छत्रप की नियुक्ति करता है यही सिकंदर ही सबसे पहले। 19 महीना तो बॉर्डर पे रहता है, भारत के बॉर्डर पे, छत्रप की नियुक्ति कर देता है, अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर अपना देश वापस मैसिडोनिया चला जाता है। और 323 ईस्वी पूर्व में मिस्र का जो अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान है, वहाँ पर क्या होता है, लौटते ही समय निपट जाता है, ठीक है। निपटना का सेंस है कि मर जाना, ठीक है। आगे आते हैं मौर्य साम्राज्य। अब आते हैं, अभी बताए थे ना ऊपर कि धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट रोल रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, वही शिखा वाले। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहता है और मौर्य वंश की स्थापना की जाती है धनानंद को हरा करके युद्ध में। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं कौटिल्य, ठीक है, या चाणक्य, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो शिक्षा है वो कहाँ दिया जाता है, तक्षशिला में। तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा। नालंदा भारत में है, तक्षशिला है वहाँ पाकिस्तान में। और वहाँ के गुरु थे तक्षशिला के, कौन, ये कौटिल्य, चाणक्य, और वहीं पे शिक्षा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध पर मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था घनानंद, इसको क्या करते हैं, हरा देते हैं। और उसके बाद मगध साम्राज्य का स्थापना करते हैं। मगध साम्राज्य प्राप्त कर लेता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो चाणक्य को क्या बना देते पता है, अपना प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने सर्वप्रथम सेना एकत्र करके पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों से मुक्त कराया। जब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं ना, तो ये पूरा अपना आसपास का इलाका को जितना चालू कर दिए थे। अब क्या हुआ कि पश्चिमोत्तर माने उत्तर पश्चिम का जो इलाका था वहाँ यूनानियों का शासन था, है ना। तो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेल्यूकस को क्या करते हैं, हराते हैं। और वो जो अफगानिस्तान का जो प्रांत है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा क्षेत्र में इनका शासनकाल रहता है, बहुत ज़्यादा पार्ट में ये एक्सटेंशन करते हैं, युद्ध में हरा करके अपने एरिया को बढ़ाते हैं। सेल्यूकस को जब हरा दिए कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, तो सेल्यूकस क्या करता है, अपनी बेटी का विवाह कर देता है, अपनी बेटी का विवाह करके चंद्रगुप्त के साथ वो संधि कर लेता है। और ध्यान रखिएगा कि उसी का जो राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का, इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो था ना वो क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। और वहां पे क्या करता है, मेगास्थनीज जो था वो इंडिका बुक लिखता है, जो किसके बारे में डिटेल करता है या डील करता है, वो मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखिए शादी हुआ ना पुत्री का विवाह करने के बाद, इसका सेल्यूकस की पुत्री का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो उसके साथ ना उसको ये करने के लिए कि सही से रख रहा है कि नहीं बेटी को, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आने के बाद वो बुक का भी लिखने का काम करते हैं। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो पश्चिम उत्तर पार्ट में या उत्तर पश्चिम पार्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पूरा दक्षिण भारत का मैसूर तक फैला था। मैं अभी पहले ही बता चुका था ना कि इसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ था। अब अलग अलग शासकों ने इनको कुछ नाम दिया, जैसे यूनानी शासकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, सेंड्रोकोटस, है ना। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जो प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, जिनका नाम चाणक्य भी था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना किए थे। और ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, यह है प्रशासन के नियमों से संबंधित। एक बार इंटेलिजेंस ब्यूरो में यह सवाल पूछ दिया था, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा। अर्थशास्त्र जो है ना वो प्रशासन से संबंधित है, न कि इकोनॉमिक्स से संबंधित। आगे आते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र है बिंदुसार, वो क्या करता है, उत्तराधिकारी बनता है।
और बिंदुसार को यूनानी शासकों ने क्या कहा, अमित्रघात, ठीक है। और इसके टाइम पीरियड में ही यूनानी राजदूत जो था वो डाइमेकस भारत आया था, इसके दरबार में आया था। बिंदुसार के बाद इसका बेटा आएगा बिंदुसार का, कौन, सम्राट अशोक। ये 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक क्या करता है, शासन करता है। बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक, राज सिंहासन होता है 273 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि विस्तार, साम्राज्य विस्तार के लिए इसका जो शासनकाल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बहुत सारा युद्ध किया था ये। हालांकि बाद में ये गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है और अहिंसा को छोड़ करके हिंसा को छोड़ करके अहिंसा को फॉलो करने लग जाता है, ठीक है, और बौद्ध धर्म के विकास पे काम करता है। अशोक जो है वो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अपना शासनकाल था उसका 9वां वर्ष में क्या करते हैं कि कलिंग पे जाकर के अटैक करता है ना। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है। वहाँ पे एक नदी भी बहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नदी भी बहती है। और उस नदी में बोला जाता है कि इतना नरसंहार किया था कि नदी के पानी में खून की नदियाँ बह गई थी, इतना ज़्यादा मार काट किया था ये अशोक। और सारा मेल को तो मार ही दिया था, सारी फीमेल आ गई थी, ठीक है, युद्ध करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि नरसंहार को, जब भीषण नरसंहार किया ना, तो उसको थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है। और यही कारण है कि फिर क्या करता है कि बौद्ध धर्म का की ओर आकर्षित हो जाता है। और वो उपगुप्त है ना, अशोक जो थे वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। अब कलिंग युद्ध के बाद ध्यान रखिएगा कि युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय के मार्ग को अपना लेते हैं, यानी कि अब वो मार काट से थोड़ा दूर है ना। आगे है कि जब ये बौद्ध धर्म को अपनाए तो अपने क्षेत्र में नैतिकता, प्रेम, अहिंसा, इन सब बातों को क्या करते हैं, वो फैलाते हैं या उनका प्रचार करते हैं, न कि युद्ध करो, मारो, उस साम्राज्य को अपने में मिलाओ, नहीं, ये सब खत्म हो गया था। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है ना वो हिंसा को ये नहीं करता है, प्रमोट नहीं करता है, अहिंसा को प्रमोट करता है। मौर्य काल में जनता की भाषा जो थी वो कैसी थी, पाली थी। इसीलिए ज़्यादातर जो स्तंभ है ना अशोक के, उसमें और जो शिलालेख है उसमें इस पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक जो थे वो धम्म प्रचार के लिए अपने दूत को भेजे थे, ठीक है। इवन कि अपना पुत्र और पुत्री, पुत्र में महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ध्यान रखिएगा इतना ही पुत्र नहीं है, इसके और भी पुत्र हैं, ठीक है, वो लोग को भी भेजा है। यहाँ पे उसको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों आते हैं क्वेश्चंस में, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अशोक का जो साम्राज्य है वो दक्षिण राज्यों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में और अफगानिस्तान के क्षेत्र तक विस्तृत था। सोचिए इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र में पूरा का पूरा जो है वो फैला हुआ था। अब मौर्य के बाद ना मौर्योत्तर, लैटर मौर्यन पीरियड, ठीक है, लैटर मौर्यन पीरियड को मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद के टाइम पीरियड को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। उसमें क्या हुआ था वो देखिए। मौर्य वंश जब पतन हो जाता है तो वहां पर राजनीतिक एकता बिखर जाती है। कहने का मतलब अब शासक वैसा स्ट्रांग रहेगा नहीं तो कैसे कंट्रोल हो पाएगा पूरा इतना बड़ा क्षेत्र को। तो होता क्या ना कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल जो था वो इतिहास में उन्नति का काल कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले मौर्योत्तर में जो है वो शुंग वंश आता है। शुंग वंश का जो है कौन है संस्थापक, बृहद्रथ। ये मौर्य सम्राट को मारकर जो बृहद्रथ मरने के बाद उसका जो सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश का जो संस्थापक है ना वो पुष्यमित्र शुंग है। और ये पुष्यमित्र शुंग जो था ना वो सेनापति था किसका, मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ उसका। और मौर्य सम्राट जो था अंतिम रूप से कौन बना था, बृहद्रथ का, उसको तो मार दिया पुष्यमित्र शुंग। और 187 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में शुंग वंश की स्थापना करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक और चीज कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म और वह कला का संस्कृति इसका उत्थान का काल कहा जाता है, मतलब ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है। शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश, और अंतिम शुंग वंश कौन था,
वह शासक देवभूति, और इसका हत्या करता है कौन? वासुदेव। देखिए इसका भी सेनापति, अरे जैसे तख्ता पलट कैसे होता है, सेना का हेड है, सेना का मालिक है, तो सेना को कह के हत्या करवा दिया या खुद मार दिया जा करके, और सेना का मुखिया है ये, तो पूरा कंट्रोल भी इसके अंदर में आ जाता है। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक देवभूति था ना, उसको हत्या करके, और उसी देवभूति का सेनापति वासुदेव 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की स्थापना करता है। ठीक है, कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था एक ब्राह्मण वंश था, और जिसे आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य वंश भी कहा जाता है, और इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ है? दक्कन का नीचे वाला पार्ट है ना, साउथ वाला पार्ट, दक्कन का पठार वाला एरिया, वहाँ पर सातवाहन वंश का शासन था। सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन बना? देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ, पहले बता रहे हैं। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है वो सुप्रसिद्ध शासक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। इसने शक, पहलव और यवनों तीनों को पराजित किया था और अपना साम्राज्य को विस्तार करता है। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद जो था दक्षिण भारत में वाकाटक वंश का प्रभुत्व रहा, और जो वाकाटक वंश है ना उसका स्थापना कौन करता है? विंध्य शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वंश है शक। शक भारत में सर्वप्रथम तक्षशिला में शक शासक मोग का उल्लेख मिलता है, और यूनानियों के बाद शक, ऐसे दूसरे विदेशी शासक थे जो भारत में आए थे। यूनानियों के बाद शक आए थे, और शक की दो शाखाएं थी, एक जो था वो तक्षशिला में एवं मथुरा के उत्तर में, और दूसरी जो थी महाराष्ट्र और उस उज्जैन के पश्चिम क्षेत्र में। ये शकों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। शक के बाद आते हैं तो कुषाण वंश। कुषाण वंश में कौन कौन आएगा? पहले तो इसको ये जानिए कि कुषाण वंश जो थी चीन की प्राचीन जाति यूची की एक शाखा थी, और इसके जो संस्थापक है कुषाण का वो कुजल कडफिसस है। यहाँ पे ये पार्ट याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 ईस्वी में आसपास में उसका ये करता है, स्थापना करता है कुषाण वंश का कुजल कडफिसस। और इसका जो विस्तार था ना वो तक्षशिला तक था। ठीक है, तक्षशिला पूर्व का जो तक्षशिला वहां तक था। और कुषाण वंश का सबसे जो प्रतापी शासक बना या सर्वश्रेष्ठ शासक था वो कौन था? कनिष्क। कनिष्क जो था वो सर्वश्रेष्ठ शासक था कुषाण वंश का, और इसने अपना राज्यरोहण जो है वो करवाया, और उसके बाद एक 78 ईस्वी में शक संवत भी चलाया था, और यही शक संवत जो है वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय संवत बना हुआ है। ठीक है, आगे है कनिष्क का साम्राज्य जो था वो पूर्व में पाटलिपुत्र तक, पश्चिम में बैक्ट्रिया और उत्तर में खैतान तक फैला हुआ था। ये भी प्रतापी शासक था ना, तो आसपास के एरिया को विजिट करके और उसको क्या करता था? अपने में मिला लेता था। अब आगे देखते हैं कि कनिष्क का जो शासनकाल है वो चौथी बौद्ध संधि थी। याद रखिएगा कुंडलवन कश्मीर में जिसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र, इन्हीं के शासनकाल में होता है। कनिष्क का जो राजवैद्य था वो चरक था, है ना, और इसके जो राजकवि थे वो अश्वघोष थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कनिष्क की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ है? तो वर्तमान समय में पाकिस्तान का जो पेशावर वाला इलाका है ना उसको कहा जाता था पुरुषपुर। और मथुरा ये उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वो द्वितीय राजधानी का दर्जा प्राप्त था। किसका? कनिष्क का, कुषाण वंश में। ठीक है, अब आते हैं गुप्त साम्राज्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थापना पहले याद रखिए श्रीगुप्त, है ना, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद लंबे समय के बाद, ठीक है, भारत में छोटे छोटे राजवंश आए। ठीक है, कुछ कमजोर और कुछ मजबूत, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत जो थे वो कुषाण वंश थे। क्या थोड़ा सा मजबूत थे, लेकिन जब मौर्य के बाद बीच में छोटे छोटे राजवंश के द्वारा शासन किया गया, लेकिन उसके बाद जो गुप्ता आए ना वो सबसे प्रतापी रहे और लंबे समय तक राज किए थे। जो पतन था ना उसके वास्तव में गुप्तों के उदय का माना जाता है। ठीक है, कुषाणों के पतन के बाद वास्तव में गुप्तों का उदय माना जाता है, और गुप्त लोग कुषाणों के ही सामंत थे। ठीक है, जो गुप्त शासक थे वो कुषाणों के सामंत के रूप में काम करते थे, और बाद में गुप्ता डायनेस्टी का इन्होंने विकास किया। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, अब गुप्त वंश के कुछ प्रमुख शासक देखिए कौन कौन है।
चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो कौन थे? गुप्त वंश के प्रतापी शासक, महान शासक, प्रथम महान शासक, और इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन है वो मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था। राज्यरोहण कब हुआ था? 319 ईस्वी पूर्व में गुप्त संवत चलाए थे ये। इसके अलावे लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उसी से चंद्रगुप्त प्रथम का शादी होता है, विवाह होता है, और इससे वंश की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसी विवाह के अवसर पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के चित्रों से युक्त स्वर्ण सिक्के, गोल्डन कॉइन्स जारी किए जाते हैं। ठीक है, इसी के एक और महान प्रतापी राजा होते हैं समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। इनका जो शासनकाल है वो 335 ईस्वी से 380 ईस्वी के आसपास में रहता है, और 335 में राज सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ये किया था, युद्ध लड़ा था, 100 से ज़्यादा युद्ध लगे थे ये समुद्रगुप्त। ठीक है, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके यहाँ पर ये खुद जो समुद्रगुप्त थे वो कवि, विद्वान, वीर, है ना, वीणा बजाने में भी कुशल था ये आदमी। ठीक है, समुद्रगुप्त से ध्यान रखिएगा कि वीणा बजाते हुए ये सिक्का यहाँ याद रखिएगा। ऐसे ही इसको हम जो इन डेप्थ ये आएगा ना सीरीज, उसमें बताएंगे। अभी आपको बस एक कंप्लीट पाथ बताते जा रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब देखिए समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य का क्या दिया गया था? उपाधि। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमादित्य एक उपाधि है। ठीक है, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इसका बेटा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन करता है। 380 में ये बैठता है, और विक्रमादित्य का ये क्या करता है? ये लेता है, टाइटल लेता है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने पिता की तरह महानतम सम्राट में से एक है, और ये साम्राज्य का निर्माता बनता है, महान साम्राज्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजयी करने के बाद विक्रमादित्य की अपना उपाधि धारण करता है, और ये बहुत सारा अभियान करता है। कहाँ पर? तो बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, है ना, विंध्य का क्षेत्र, इस सब जगह पे जाकर के क्या करता है? ये अभियान करता है। शक पर अपनी विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, में कुतुब मीनार के निकट महरौली लौह स्तंभ जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही बनाया गया था, और यही कारण है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल पीरियड है वो बहुत ही कला, साहित्य इससे भरा पूरा था। इसके दरबार में भी महान महान लोग थे, मंडली बनती थी, कालिदास, है ना, महान कवि, उसके बाद धन्वंतरी चिकित्सक थे, अमर सिंह, ऐसे ऐसे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी इनके दरबार में नवरत्न विराजते थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी कवि थे कालिदास, है ना, उनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इसी के काल में, इसी के टाइम पीरियड में जो चीनी यात्री है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में ही, ठीक है, वो फाहियान आता है, फोक्यू की इनका बुक का नाम है। ऐसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाद में फिर लेके आऊँगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में क्या होता है? फाहियान आता है भारत। ठीक है, और फाहियान जो है ना वो क्या करता है? विवेचना करता है चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रशासन का, और उस समय का जो संपन्नता था, नैतिकता थी, कैसी थी, धार्मिकता के बारे में बताता है। ठीक है, चंद्रगुप्त शासन के दौरान जो पाटलिपुत्र और उज्जैनी दो प्रमुख क्या थे? विद्या का केंद्र था। और एक बात और याद रखिएगा कि उज्जैनी जो थी ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र तो पहला था, लेकिन दूसरा कौन था? उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक रहता है। और ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है, और ये दो क्या लेता है? उपाधि। कौन कौन?
एक लेता है महेंद्रकल्प का और दूसरा लेता है महेंद्रादित्य का, है ना। उपाधियों का अंत भी कर दिया गया वर्तमान समय में, उस समय लोग ये लोग लेता था, ठीक है। नहीं तो आज के समय में भी कुछ कुछ लोग ऐसा ले लेता, ठीक है। आगे देखते हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और लंबे समय तक ये क्या रहा, शिक्षा का केंद्र। कुमारगुप्त जो था वो कई प्रकार का सिक्का जारी किया था, शिव पार्वती का पति पत्नी के रूप में उसमें दर्शाया गया सिक्के पे, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद इसका बेटा बनता है स्कंदगुप्त, क्या, शासक, ठीक है। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल है वो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहता है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 100 राजाओं का स्वामी का उपाधि धारण करता है ये, कौन, स्कंदगुप्त। 100 राजाओं के स्वामी, 100 राजा का मालिक कह सकते हैं, ये उपाधि धारण करता है कौन, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था वो योग्य शासक था और बहुत ज्यादा योग्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अंतिम रूप से देखा जाए ना तो ये थोड़ा ठीक था, क्योंकि इसके बाद जितने आएंगे ना वो क्या करेगा, सारे के सारे अयोग्य रहेंगे और उसको मार करके उसके बाद यहाँ पर ये गुप्तोत्तर काल आ जाएगा और वहाँ पर नए नए राजवंश बिखर जाएंगे इनके गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है। और इसी के जो स्कंदगुप्त था इसके शासनकाल में क्या होता है, हुनों का आक्रमण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं गुप्तोत्तर, यानी कि गुप्त शासनकाल के बाद का जो टाइम पीरियड है ना उसको गुप्तोत्तर कहा जाता है। अब इसका जो पतन है ना उसका मुख्य कारण क्या था, ऊपर बताएं कि उस समय जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर हुन एक बर्बर जनजाति थी, है ना। और ये बर्बर जाति लोग आकर के और गुप्ता पीरियड में ही क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है गुप्ता पीरियड पूरा खत्म हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, लगभग अलग अलग राजवंश फिर आकर के स्थापना करते हैं। गुप्तों के बाद कौन लोग आएंगे, अलग अलग राजवंश स्थापित होंगे और अंत में वर्धन वंश लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व कर लेगा, ठीक है। वर्धन वंश, आगे आते हैं। वर्धन वंश में सबसे पहले आएगा हर्षवर्धन, ये इस वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें उत्तर भारत का प्रभुत्व था, लेकिन जो विंध्याचल पर्वत है ना उसके दक्षिण में, मतलब उसके नीचे है ना, वो पूरा साउथ इंडिया के आसपास में ये हर्षवर्धन जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से क्या होता है, हार जाता है। तो वहाँ पर उसका जो ये है एक्सपेंशन अपना साम्राज्य का वो क्या नहीं कर पाता है। इसके अलावा देखा जाए तो हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म का महायान सारण का संरक्षण प्रदान किया था, यानी कि बौद्ध धर्म का महायान शाखा से ये जुड़ा हुआ आदमी था या राजा था, कौन, हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा एक और चीज कि हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, हर्षवर्धन अपनी राजधानी कन्नौज को बनाता है। अब वही कन्नौज है जो क्या करता है, तीन साम्राज्य के राजाओं के द्वारा क्या किया जाता है, लड़ाई लड़ा जाता है। आगे बताएंगे। हर्षवर्धन खुद एक साहित्यकार भी था और बुक लिखता था। प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद इसकी कुछ प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। हर्षचरित्र और कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया बुक है और ये हर्षवर्धन का ही राज कवि था, ठीक है। कौन, बाणभट्ट। हर्षचरित और कादंबरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा, हाईलाइटेड इसीलिए। इसके अलावा चीनी यात्री है ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग जैसे अभी मैं फाहियान बताया था ना वो, क्योंकि उसी तरह चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में ही आया था और ह्वेनसांग का बुक का नाम है सी क्यू की, ठीक है। चाइनीज लोग का नाम ही ऐसा होता है यार, नाम क्या करें हम। हर्षवर्धन संपूर्ण और एवं एकीकृत उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। इसके बाद हर्ष के बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगा और इसमें 4 शताब्दियों तक का जो काल पीरियड है वो संघर्ष का काल माना जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो पाल वंश आता है। पाल वंश का स्थापना बंगाल में किया जाता है 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा, पाल वंश गोपाल के द्वारा बंगाल में, ठीक है।
गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, जो 770 से लेकर 810 ईस्वी में पाल वंश का शासन ये करता है। ठीक है, और ये प्रतापी शासक था। ठीक है, धर्मपाल जो है वो किसका स्थापना करता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, है ना, जो बौद्ध धर्म का एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, विक्रमशिला। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो धर्मपाल के बाद जितने भी शासक हुए वो कैसे हुए? कमजोर। और यही कारण है कि इन लोगों के बीच में पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच में युद्ध होते थे। अभी मैं बताया ना, कन्नौज की लड़ाई पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, है ना, त्रिकोणीय ये युद्ध, तीन जो शासक थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये युद्ध करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके जो शासक थे, संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था, और इसका जो शासनकाल होता है वो 735 से लेकर 760 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, और इस वंश का 8वीं शताब्दी के आसपास में क्या होता है? अरबों का आक्रमण रोकने का सफल प्रयास करता है गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट द्वितीय 805 से लेकर 833 ईस्वी तक कन्नौज पर अधिकार कर देता है। सॉरी, प्रतिहार वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो मिहिर भोज था, जिसका शासनकाल था 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। इसके अलावा जब देखा जाए तो राष्ट्रकूट वंश आता है। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन करता है? तो दांती दुर्ग, ये चालुक्यों की को पराजित करके और उसके बाद क्या करता है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। राष्ट्रकूट वंश का जो ये राजधानी है वो कहाँ है? मान्यखेत, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रकूट का प्रथम महान शक्तिशाली शासक कौन बना? वो ध्रुव था, जो 780 से लेकर 794 ईस्वी तक शासन करता है। त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहारों एवं पालों को यही हराया था। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार बताए थे ना अभी, त्रिकोणीय श्रृंखला या त्रिकोणीय संघर्ष, यही त्रिकोणीय संघर्ष में पाल को और प्रतिहार को कौन हराया था? ध्रुव। और राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक बना वो कृष्ण तृतीय था। इसके बाद जो वंश आता है ना, वो आता है राजपूत वंश। राजपूत वंश में देखा जाए तो हर्षवर्धन के बाद राजपूतों का शासन आ जाता है, और राजपूत का अर्थ क्या होता है? कबीला, समुदाय। ठीक है, जिसके सदस्यों ने स्वयं को क्षत्रिय कहते हुए सूर्यवंशी घोषित किया था। और ऑब्वियस ही बात है, राजपूताना हमारे इंडियन आर्मी में भी है। ठीक है, तो क्षत्रिय थे, युद्ध में काबिल थे, युद्ध करते थे। कुछ विद्वानों ने राजपूतों के उदय गुर्जरों से संबंधित माना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? मेवाड़ के गहलोत या सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर, पश्चिमी राजस्थान में गुर्जर, प्रतिहार, मालवा में परमार और दिल्ली में तोमर वंश। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, चौहान वंश से संबंधित है। राणा सांगा और राणा प्रताप जो सिसोदिया वंश था, और परमार्दी देव जो चंदेल वंश थे, ये प्रमुख राजपूत राजवंश थे। ठीक है, अब दक्षिण भारत में कुछ कुछ प्रमुख राजवंश थे, उसको देख लेते हैं। दक्षिण वर्ष जो भारत है वहां पर 3री शताब्दी के आसपास में ना संगम युग आता है। ठीक है, संगम युग आता है क्योंकि वहां का पर चोल, चेर, पांड्य 3 लोगों का शासन होता है, जो संगम युग से संबंधित ही है। 3री शताब्दी का जो इतिहास है वो संगम युग से ही संबंधित है। इसमें मूल रूप से देखा जाए तो पल्लव, चालुक्य और चोल, ठीक है, प्रमुख वंश थे। सबसे पहले पल्लव को देखते हैं। सातवाहनों के बाद जो प्रमुख वंश आया ना दक्षिण भारत में, वो कौन आया? तो पल्लव वंश आए। और इसकी जो स्थापना थी पल्लव वंश की, उसका स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो पल्लव वंश था, ये पल्लव वंश के जो राजा थे ना, वो अपने राजधानी को कांची में स्थापित किए थे। और कांची जो था वो शिक्षा और साहित्य का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इसके अलावा सिंह विष्णु के बाद जो प्रमुख शासक बना महेंद्र वर्मन। ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड में चीनी यात्री वेनसांग कांची की यात्रा करता है। ठीक है, और
महेंद्र वर्मन जो है वो संगीत साहित्य कला प्रेमी था और एक नाटक लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। मत विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित रचना है, या नाटक किसके द्वारा रचा गया था, तो महेंद्र वर्मन के द्वारा। पल्लव वंश के बाद आते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम, इस चालुक्य वंश से ही संबंधित है। जो महान प्रतापी राजा बनता है ना पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, जो रोक लेता है, दक्षिण भारत में नहीं आने देता है उत्तर भारत के राजाओं को। 611 से लेकर के 654 ईस्वी के आसपास में ये पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल रहता है चालुक्य वंश का दक्षिण भारत में, ठीक है। चालुक्य वंश का प्रमुख प्रतापी शासक बनता है और चालुक्य वंश अपना राजधानी बादामी, जिसको वातापी भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसका राजधानी स्थापित करता है। एक अन्य शाखा भी है इसका कल्याणी के, ठीक है, कल्याणी जो महाराष्ट्र के आसपास में पड़ता है, तैलप द्वितीय ने स्थापित किया था एक और इसका शाखा। और इस शाखा का जो प्रमुख शासक था वो विक्रमादित्य चतुर्थ था, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो चोल वंश। चोल वंश का जो संगम के बाद पुनः चोलों ने उत्थान 9वीं शताब्दी के आसपास में किया था और विजयालय के द्वारा किया गया था। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये दो महान शासक हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ शासक कह सकते हैं वह चोल वंश का, क्योंकि जो राजराज है ना वो मालदीव, श्रीलंका यहाँ तक ये जीता। और राजेंद्र प्रथम तो पूरा श्रीलंका, मध्य दक्षिण पूर्व का एशिया का पूरा एरिया इसके अंडर में आता था। मतलब ये लोग ना समुद्र के पार जाकर के भी अभियान करता था, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। राजेंद्र की सेना तो और खतरनाक हो गई थी, गंगा नदी तक अभियान करता था बंगाल में, सोच लीजिए साउथ में है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। इसके अलावा अब देखते हैं कि भारत में मुस्लिमों का आक्रमण कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, वो देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था वो मिस्र के खलीफा है, उसके आदेश पर फारस का गवर्नर जो था अल हजाज, इसकी सेना के द्वारा किया जाता है। 712 ईस्वी के आसपास में मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान शासक था। ये अल हजाज का जो ना भतीजा रहता है, यही क्या करता है ना, जो ब्राह्मण शासक है गुजरात में उस समय, क्या नाम था, दाहिर, उसके अगेंस्ट में करता है। देखिए यहाँ पे ये जो भारत में मुस्लिम आक्रमण है ना, ये मेंस में जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा कहानी बताएंगे कि अल हजाज क्यों भेजा था दाहिर को, दाहिर पर हमला करने के लिए, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज क्यों भेजा था दाहिर पर हमला करने के लिए, ये कहानी बताएंगे जब मेंस में पढ़ाएंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। जब ये मोहम्मद बिन कासिम आता है ना 712 में, तो बहुत बड़ा ये क्या नहीं कर पाता है, तो मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं कर पाता है। इसके बाद महमूद गजनवी आता है, जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ना वहां से, तो 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण करता है और खूब मंदिर को तोड़ता है, धन लूटता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसका आक्रमण में देखा जाता है तो 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है, और उस समय क्या करता है ना कि सोमनाथ मंदिर पे अटैक करके बहुत ज़्यादा मात्रा में धन, सोना, चांदी मंदिर को तोड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मंदिर थे ना वो संपन्न थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे संपत्ति रहता था। तो जो बाहरी आक्रमण था ना ये वही करते थे, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर अकूत धन प्राप्त हो, तो वही करता है गजनवी भी, ठीक है। और 1025 में सोमनाथ मंदिर पे तोड़ता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के निकल लेता है। इसके बाद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आता है, ये भी आक्रमण करता है। और गौरी भी कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से। 1191 में गौरी जो है, मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है, किसके द्वारा, पृथ्वीराज, किसके अगेंस्ट में, तो पृथ्वीराज चौहान के। तो इसमें तो ये हार जाता है, लेकिन मोहम्मद गौरी हारता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और अगले ही वर्ष जो है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा करके और दिल्ली पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। कौन, मोहम्मद गौरी। और गौरी अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाहौर और दिल्ली का गवर्नर बना के और ये वापस लौट जाता है गजनी,
गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में, और वहाँ पर इसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एंशिएंट इंडिया का जो पहला पाथ था ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो लेक्चर है वो इन डेप्थ आएगा। अभी जो मैं पाथ बना चुका हूं इसी को थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जिससे क्या होगा कि सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो मेरा मिडिएवल आएगा, उसके बाद मॉडर्न आएगा। पहले मैं सारा का सारा एक रास्ता क्लियर करके बना देता हूं, और उस बनाए हुए रास्ते को आगे क्या करेंगे, हम इन डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।